हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास बुक समाज अध्ययन भारत व उसके आगे ज्योग्राफी का पार्ट है और लेसन नंबर 3 स्थल रूप एवं जीवन। यदि आप पूरा ज्योग्राफी का जो ये आपका सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी का अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको हर एक विषय की प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है स्थल रूप एवं जीवन। देखिए स्थल रूप क्या होते हैं? हमारा जो भूमि का दृश्य भूमि है, पृथ्वी पर जो हमें दिखाई देती है, उसमें जो चीज़ें हैं, वो सब स्थल रूप हैं। मतलब भूमि के रूप, जैसे पठार है, पहाड़ है, नदी है, मैदान है, ये सब स्थल रूप है। और ये सारे स्थल रूप आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखे थे, जिसमें नदियाँ शामिल थी, पहाड़ शामिल थे, जो आपके पठार हैं, सारे स्थल रूप दे रखे थे। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है, उसमें मेनली 3 स्थल रूप का ज़िक्र किया हुआ है। वो हैं आपके पठार, पर्वत और मैदानी भाग। तो चलिए अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों के बाहर से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। ये बात अथर्ववेद में कही गई है। भूमि सूक्त में पृथ्वी के लिए स्तोत्र। देखिए इस पे क्या-क्या चीज़ें हैं कि मनुष्यों के भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊँचाइयाँ, पहाड़ों का ज़िक्र है, ढलानों का ज़िक्र है, तथा विशाल समतल भूमि, जो मैंने आपको बताया था कि जो तीनों चीज़ें हैं आपके, ऊँचाइयाँ संबंधित है पहाड़ों से, ढलान संबंधित है पठारों से, ढलान संबंधित है पठारों से तथा जो ये विशाल समतल भूमि, ये है आपके मैदान। अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न मतलब पेड़-पौधों को शामिल किया गया है, उनको आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो मतलब जो हम सब हैं, जीव प्राणी, उनके विस्तार के लिए मतलब उनके विकास के लिए तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान हूँ। तो ये जो लाइनें हैं, ये पृथ्वी के लिए अथर्ववेद से ली गई है। अब हमारा स्टार्ट होता है लेसन नंबर 3। ये देखिए, न्यू एनसीईआरटी में जैसे आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसमें जो लेसन स्टार्ट होता था, वो होता था किन्हीं 2 बच्चों के संवाद से, आपस में वार्तालाप से। लेकिन न्यू एनसीईआरटी है, आपको बताया कि या तो कोई वक्तव्य दिया गया है किसी फेमस वैज्ञानिक का, किसी सामाजिक व्यक्ति का या फिर किसी बुक का और उसके बाद जस्ट पूरे पाठ के निचोड़ के लिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जिससे कि आपको जो इनका पता करना है इन क्वेश्चनों का। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन हैं। स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है? फर्स्ट क्वेश्चन ये जो हमें इस पाठ के माध्यम से जानने हैं इनके आंसर। उसके बाद सेकंड है प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की चुनौतियां एवं अवसर क्या है? मतलब पहला क्वेश्चन समझिए स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है? स्थल रूपों के प्रकार पूछे हैं। प्रकार मैं आपको पहले बता चुका कि इस लेसन में 3 प्रकार स्थल रूप के बताए गए हैं, पर्वत, पठार और समतल मैदान। और ये पूछा गया जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है, ये हम पाठ के अंदर जानेंगे। उसके बाद है प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर है। मतलब स्थल रूप के साथ जो स्थल रूप है वो उनके कारण हमें क्या समस्याएं हैं, जीवन की चुनौतियां मतलब समस्याओं से हैं, क्या कठिनाइयां हैं और क्या अवसर है। ये सारी चीजें हमें इस पाठ में पढ़नी है। जैसे अब मैं बात करूं पर्वत की, कि जो पर्वत है स्थल रूप है,
क्या चुनौतियाँ हैं कि पर्वत क्या है, बहुत ज़्यादा ऊँचाई होती है, यहाँ पे रहना, मकान बनाना, जीवन जीना, दुर्गम स्थल होते हैं, मुश्किल है, चढ़ना कठिन है। लेकिन अगर अवसर की बात करें, तो पर्वतों पे देखिए, ये आपके पर्यटन का अवसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जानना है कि क्या चुनौतियाँ हैं और क्या अवसर हैं। परिचय, अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि बाकी के जो जीव-जंतु हैं, उनके जैसे ही मानव भी जीवन पर निवास करता है। जैसे कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएँ हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो किस प्रकार भूमि बदलती रहती है। मान लीजिए आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और आपका गंतव्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुँचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग-अलग दृश्य भूमि, लैंडस्केप को देखेंगे। मतलब ये कहता है कि जब आप छोटा नागपुर से सड़क के द्वारा अल्मोड़ा तक जाएँगे और फिर आप प्रयागराज पहुँचेंगे, तो आप अलग-अलग प्रकार की भूमि देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण मतलब उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन-कौन से हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप झारखंड के छोटा नागपुर में होंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे पठार और जब आप अल्मोड़ा पहुँचेंगे उत्तराखंड में, वहाँ आपको नज़र आएँगे पहाड़। और जब आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुँच जाएँगे, वहाँ पे आपको नज़र आएँगे मैदान। क्लियर है बात? आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप प्लीज़, मैं जैसे कि हर वीडियो में रिवाइज़ करता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और यदि आपका कोई सजेशन है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब देखिए एक्टिविटी है, गतिविधि है, अगर आप क्लास 6 के टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो इस एक्टिविटी को अपने बच्चों को ज़रूर कराएँ या खुद अवश्य करें। कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं, आपको ग्रुप बनाने हैं। विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूह द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसकी तुलना कीजिए। ये कह रहा है कि आपको 4-4, 5-5, 6-6 जो बच्चे हैं आपको उनके ग्रुप बनाने हैं और उनसे आपको जो ये क्षेत्र है दर्शय भूमि मतलब जो भूमि हमें दिखाई दे रही है सामने, उस भूमि को के बारे में उनको कहना है कि आप इस भूमि के बारे में कोई डिटेल बनाइए कि आपको भूमि में कोई परिवर्तन लगा या नहीं लगा। अगर मेरे पास की भूमि की मैं बात करूँ, तो अगर मैं आस-पास जैसे देखूँ तो कुछ हद तक समतल मैदान है, लेकिन जैसे ही 10-20 किलोमीटर आगे जाऊँगा, तो फिर वहाँ पे पहाड़ स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसी प्रकार आपको ये एक्टिविटी करनी है। इन समूह के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए, जहाँ वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूह द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। मतलब एक टास्क और देना है आपको कि कभी वो बच्चे टूर पे गए हों या आप गए हों, उसके बारे में उन्हें बताइए, तो उन्हें क्या अलग प्रकार की दृश्य भूमि उन्हें वहाँ पर दिखाई दी थी, ये फिर आपको सबके जो समूह हैं जिन्होंने जो डिटेल बनाई है, वो बारी-बारी से कक्षा में पढ़कर सुनाइए और उनका विश्लेषण कीजिए। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी है, एक्स्ट्रा तो नहीं कहूँगा मैं, इम्पोर्टेंट जानकारी है।
कि तुंगता क्या होती है? एल्टीट्यूड। समुद्र तल से किसी वस्तु लक्ष्य की ऊंचाई। उदाहरण के लिए पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई। क्या कहता है कि जैसे ये समुद्र की सतह है और यहाँ पे कोई चीज है और एक यहाँ पे है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र सतह से? अगर वो कहे कि किसी चीज की तुंगता 5 किलोमीटर है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो 5 किलोमीटर है, उस चीज़ की समुद्र तल से या समुद्र सतह से ऊँचाई है। तो आपको ये तुंगता कह सकता है या एल्टीट्यूड कह सकता है। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबक संबंध है। ये कहता है कि स्थल रूप है, वो पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। भौतिक मतलब नेचुरल चीजें हैं ये सारी। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं। लाखों वर्षों में मतलब इनका जो आकार है वो बनता है, ये स्वयं बनते हैं। और जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: पर्वत, पठार, मैदान। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है और मेन अगर इसका शीर्षक अगर पर्वत, पठार और मैदान भी होता पाठ का, तो कुछ भी गलत उसमें नहीं था। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे तथा जीव-जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार समय को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न-भिन्न होती है। ये कहता है कि हर जो स्थल रूप है, वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ के पेड़-पौधे अलग हैं, जीव-जंतु अलग पाए जाते हैं वहाँ पर और मानव ने खुद को वहाँ रहने के लिए खुद को ढाल लिया है और लेकिन इसने कहा कि स्थल रूप पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न-भिन्न होती है, कि अलग-अलग स्थल रूप है, जैसे कि आप देखेंगे मैदानी भाग। मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। क्योंकि वहाँ पर रहना आसान है, खेती करना आसान है, कोई भी इंडस्ट्री, उद्योग लगाना वहाँ पर आसान है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे। मैदानी भागों की अपेक्षा में जो आपके पर्वतीय या पर्वतीय भाग है, वहाँ पे लोग कम संख्या में निवास करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन था और क्वेश्चन आता था कि मैदानी भागों में अधिक लोग निवास क्यों करते हैं? सेम टॉपिक था, बस थोड़ी-सी लाइनें चेंज की हैं। तो चलिए इसके बाद तीनों टॉपिक में से हमारा पहला जो स्थल रूप है पर्वत, वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पर्वत क्या होता है? पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान और संकरे शिखर के रूप में पहचाना जा सकता है। अब पहाड़ की पहचान बनाई है, पहाड़ आप सबने देखा होगा, तो ये देखिए, ये एक पहाड़ की पहचान है। ये चौड़े आधार मिलेंगे, खड़ी ढलान जैसे पहाड़ आपने देखे होंगे इस प्रकार से खड़े इनका आधार है वो आपका चौड़ा मिलेगा, ऊपर से जो ढलान मिलेगा वो आपको तिरप मिलेगा और तो ये ऊपर से जो शिखर होंगे ये आपके संकरे होंगे मतलब एक चोटी के रूप में होंगे, ये पहाड़ की पहचान है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। हिम मतलब बर्फ से ढके होते हैं। इसने कहा कि जो पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, ये देखिए एक बार, तो ये एक मैंने पर्वत की श्रृंखला बनाई है। तो यहाँ देखिए कुछ चोटियां बहुत ज्यादा ऊंची हैं और ये भी ऊंचे हैं, तो ये सारे बर्फ से ढके होते हैं यहाँ से, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता तुंगता मैंने आपको बता दिया, पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में वो जल आ जाता है। ये देखिए, जो ऊंचे जैसे-जैसे पर्वत के हमें पता है कि जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे, तापमान में कमी होती जाती है। तो जो
पर्वत बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, उनके ऊपर चोटियों मतलब शिखर पर बर्फ जमी होती है और जिन पर्वतों की ऊँचाई कम होती है, तो जैसे ही गर्मी की ऋतु आएगी, तो ये बर्फ क्या होगी? पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी और इनका जो जल होगा वो नदियों में पहुँच जाएगा। ये देखिए, ये पर्वत है, इसमें ये जो बहुत ज़्यादा ऊँची चोटी है, ये बर्फ से ढकी हुई आपको दिखाई गई है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है, तो जो ये नीचे वाली चोटियाँ होती है, यहाँ से 1 मिनट ये 1 मिनट रुकिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये देखिए, यहाँ से ये इसकी फ़ोटो एक्सट्रैक्ट हो गई थी। यहाँ से देखिए, तो ये जो ज़्यादा ऊँचाई पर हैं, ये क्या होंगी बर्फ से ढकी रहती हैं और जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तापमान थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, तो जो इनका नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ से क्या होगा कि आपकी बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी और पानी इस प्रकार बहकर नदियों में आ जाएगा, इस प्रकार नदियाँ बनती हैं। ये बात समझ में आई जब बारिश आएगी तब भी पानी आएगा और ग्रीष्म ऋतु में नदियों में पानी कहाँ से आता है जब बारिश न हो, तो इस प्रकार जिन पर्वतों की ऊँचाई कम है, वहाँ पे जो बर्फ जमी हुई है, वो पिघलना स्टार्ट आपकी हो जाएगी। और इस आरेख में एक चीज़ आपको और दिखा रखी है कि जो तीनों स्थल रूप थे, वो तीनों स्थल रूप आपको दिखा रखे हैं एक साथ। ये देखिए, एक बार मैं ये रफ़ कर देता हूँ। ये आपके पहाड़ हैं ऊपर, ये देखिए, यहाँ से जो ऊपर हैं, ये सारे पहाड़ हैं। स्थल रूप एक पर्वत, उसके बाद ये देखिए जहाँ मकान हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नदी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या है ये मैदानी भाग। स्थल रूप 2 मैदान और तीसरा ये देखिए कि जैसे पठार होते हैं, वो भी क्या होते हैं पर्वत की तरह ऊँचे होते हैं और ये ऊपर से समतल होते हैं और इसके जो ढलान होते हैं वो पर्वत की तरह ऐसे तिरछे नहीं होते, वो एकदम खड़े होते हैं। तो आपको तीनों स्थल रूप एक ही आकृति में, एक ही चित्र में दिखाए गए हैं। आपको तीनों स्थल रूप के बारे में मतलब अपने माइंड में इनका डायग्राम छाप लीजिए। तो ये आपका पठार, पठार भी क्या होता है भूमि से ऊँचा होता है लेकिन जैसे पर्वत ऊपर से नुकीला होता है, तिरछा ढलान होता है, ऐसा पठार में नहीं होता। पठार ऊपर से समतल होता है और इसका जो ढलान होते हैं तिरछे नहीं होकर एकदम खड़े होते हैं। मतलब आपके एक मेज़ की तरह ये होता है। तो ये वही लाइन है कि नदी में पानी पहुँचती है, बहुत अधिक ऊँचाइयों पर हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहते हैं। मतलब जो पर्वत बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, जब आपको बताया था कि बर्फ पिघलने से नदियों में पानी आता है, तो इसने मेंशन किया था कि वे पर्वत जो कम ऊँचाई के होते हैं, उन पे जो बर्फ जमी होती है, वो ग्रीष्म ऋतु में पिघलती है। लेकिन जो पर्वत बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, उनकी बर्फ कभी नहीं पिघलती और वो स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। ये देखिए कि स्थायी रूप से हिम से वो ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी, छोटे पहाड़ या हिल कहते हैं। जैसे आपके आसपास के गाँव में कोई छोटे-मोटे पहाड़ होंगे, जिनकी ऊंचाई कम होती है और वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते खड़े, वो आपको क्या मिलेंगे? इस प्रकार के मिलेंगे। तो जो ये पहाड़ हैं, इनको हम बोलेंगे पहाड़ी, छोटे पहाड़ या हिल और वो ऊपर से क्या होते हैं? गोल आकार के होते हैं और उनकी चढ़ाइयाँ भी बिल्कुल खड़ी नहीं होती।
तो आपको बड़े पहाड़ और एक छोटी पहाड़ी के बीच में अंतर पता लग गया होगा। अब ऐसा क्यों होता है? एक एक्टिविटी है, हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आगे जब पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। हिम क्या है? यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते हैं, तो संभव कि आपने बर्फ नहीं देखी होगी। हिम का मतलब था बर्फ। शेष भारत में अधिकांश वर्षण, बारिश, वर्षा और ओले के रूप में ही होता है। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफी ठंडक है तो वहां हिम गिरेगी और वहां पर हिम का एक नरम और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। मतलब जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्प में बदल के ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर बारिश के रूप में नीचे आएगा। जो मैदानी भाग होंगे वो किस में आएंगे? या तो बारिश के रूप में या ओलों के रूप में आएंगे। लेकिन जो काफी ऊंचे क्षेत्र हैं पहाड़ों पर, वहां पे ये बर्फ के रूप में आता है। ये आपकी फिर एक जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन दी है, वर्षण, कि वायुमंडल में भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना। वर्षा में, हिमपात में ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप। वर्षण मतलब हम यहाँ पे लेते हैं बरसना भी। चाहे ओले गिरे या फिर बारिश हो, बूंदे गिरे, चाहे फिर बर्फ गिरे, ये सब क्या है? वर्षण है। अब ये देखिए, कुछ पर्वत दे रखे हैं आपको। ये है एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये है एंकोकागुआ, ये किलिमंजारो, गिरीशरंग। गिरीशरंग मतलब पर्वत का शिखर, गिरीशरंग का मतलब है पर्वत का शिखर। ये एवरेस्ट का शिखर है। ये एंकोकागुआ पर्वत का शिखर है, ये किलिमंजारो पर्वत का शिखर है। और ये सब हमें कहाँ-कहाँ पर है, इनकी एक्यूरेट लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ये कौन से महाद्वीप में है? ये कंचनजंगा गिरीशरंग है, ये अनाईमुडी जो दक्षिण भारत का है। कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट है, वो आपका हिमालय का है। और ये किलिमंजारो और ब्लांक गिरिशृंग, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। विश्व के 6 पर्वतों के ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार के हैं। अब देखिए भी, विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो पर्वत है उनको एक-एक पर्वत करके नहीं, उनको एक श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एशिया में हिमालय, हमारा जो इंडिया है, ये एक इंडिया का प्रतीकात्मक मैप शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ उत्तर भारत में, उत्तर जो बाउंड्री है, वहां पे इस प्रकार की पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है, तो इसको नाम दिया गया है हिमालय। उसी प्रकार विश्व में के अलग-अलग भाग में बहुत सारे पर्वतों की लंबी-लंबी लाइनें हैं और उनको पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है। और कुछ फेमस पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम आपकी बुक में ये हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब ये नहीं कि 2-4 किलोमीटर की आपकी कोई पर्वत है, हजारों किलोमीटर में इनकी लंबाई होती है। अब इनकी ऊंचाई की बात करते हैं, ये देखिए सारी श्रृंखलाएं दे रखी है यहाँ पे कि एक ये श्रृंखला है, ये है, और इनकी ऊंचाइयां भी दिखा रखी हैं। विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दिखाने वाला एक रेखा मानचित्र, कि ये 6 हैं आपके पर्वत श्रृंखलाएं और इनकी ऊंचाइयां दिखा रखी हैं। ये सबसे ऊंचा आपको बताया था कि हिमालय है, हिमालय पर्वत है ये देखिए, ये आपका हिमालय पर्वत है। उसी प्रकार ये अन्य कंचनजंगा है, जो भी एनाई मुडी, ये सभी चोटियों का यहाँ पे सापेक्ष मतलब
कि उनका एक साथ क्या किया गया है? दिखाया गया, कंपैरिज़न किया गया है कि कौन-सा पर्वत कितना ऊँचा है। विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं, इनमें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊँचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट सबसे ऊँचा आपको बताया था, फिर सेकंड नंबर पे कौन था? कंचनजंगा, फिर थर्ड नंबर पे जो था ये हिमालय की, मैंने आपको बताया था हिमालय की सबसे ये ऊँची चोटियाँ हैं। और इनकी जो लोकेशन वो दिखाई गई है, जो हिमालय है वो सॉरी, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल व तिब्बत के बीच में है। जो कंचनजंगा है, वो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है। इनकी आप लोकेशन याद रखना कि ये कहाँ पर है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं ये एंडीज पर्वत, कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी है उसकी एंकोकागुआ। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो गिरिशृंग है। मतलब किसने कहा कि ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं, जो आपका पूर्वी अफ्रीका है उसमें एक ही पर्वत है ये किलिमंजारो। एक अलग पर्वत है, ये कोई पर्वत की श्रृंखला नहीं है, जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप ब्लांक गिरिशृंग आल्प्स का सबसे ऊँचा शिखर है। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट से बताए गए हैं कि कौन-सा शिखर ऊँचा है। एक बार इनको दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए कि ये आपके वन लाइनर में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन-सा शिखर है, कौन-सी श्रृंखला का है। एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की। जो हिमालय पर्वत है, उसकी 2 सबसे ऊँचे शिखर हैं आपके एवरेस्ट और कंचनजंगा। लोकेशन आपको बता दी, एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में, जो कंचनजंगा है वो सिक्किम और नेपाल के बीच में है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है एंकोकागुआ। और जो पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो एक पर्वत है, वो सबसे ऊंचा है और उसका किसी भी पर्वत श्रृंखला से कोई संबंध नहीं है। तो अफ्रीका का आपका हो गया किलिमंजारो, एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप का आपका हो गया आल्प्स का सबसे ऊंचा शिखर है आपका ब्लांक। और उसके बाद है आपका दक्षिण भारत का और दे रखा है इसमें, जिसको अनाई शिखर भी बोलते हैं और अनाई भी बोलते हैं। तो ये जो सारे आपको दे रखे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ आपका ये। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिनका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल में ही निर्मित हुए हैं। इसने कहा कि हिमालय जैसे जो नुकीले पर्वत है वो युवा पर्वत है। युवा पर्वत मतलब अभी अभी बने हैं। और अभी अभी बनने का मतलब ये 2, 4, 100, 200, 1000 साल नहीं, ये लाखों करोड़ों वर्ष है। और हाँ, इनका मतलब ये है कि जो बाकी पर्वत है उनके ये बाद में बने हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो पर्वत ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले हैं, वो अपेक्षाकृत क्या है? नवीन है। जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल में ही निर्मित पर्वत। अपेक्षाकृत मतलब जो बाकी पर्वत है, मतलब पर्वत तो और भी होंगे ऊंचे और नुकीली चोटी वालों को छोड़कर। तो उन पर्वतों से ये क्या है? नवीन है, नए हैं। किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुरानी है। तो यहाँ पे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अपरदन के कारण ये गोल आकार की हो गई, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ। उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। अब मेरी बात समझिए, ये आपके नुकेले पर्वत है ऊपर से, लेकिन जो अरावली के पर्वत हैं वो इस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये ऊपर से गोलाकार हो गए। गोलाकार क्यों है?
लाखों, करोड़ों, अरबों सालों से क्या हो रहा है, इनका अपरदन हो रहा है। हवा के कारण, बारिश के कारण, जलवायु के कारण, उस कारण ये गोल हो गए। और ये जो हिमालय वाले पर्वत हैं, ये अभी इनका क्या हो रहा है, उन्नयन और अपरदन। अपरदन मतलब कटाव, मतलब ये घिस भी रहे हैं ऊपर से, और उन्नयन मतलब अब भी ये बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको कि जो नए पर्वत हैं, जिनकी चोटी नुकीली है, बिल्कुल खड़े ढलान है, वो आपके अपेक्षाकृत वर्ड आपको ज़रूर यूज़ करना है साथ में कि वो युवा हैं। और जो आपकी अरावली है, जो पर्वत ऊपर से गोल हो चुके, वो अपरदन के कारण हुए हैं और वो अपेक्षाकृत पुराने पर्वत हैं। पर्वतीय परिवेश, पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। साथ में जो पर्वतीय वन क्या होते हैं? वे वन जो पर्वतों पर उगते हैं, बढ़ते हैं, उनको पर्वतीय वन कहते हैं। और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, फर, सप्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कौन-कौन से पौधे पाए जाते हैं? ये देखिए, ये सारे शंकुधारी वृक्ष है, पाइन है, फर है, स्प्रूस है, देवदार है, ये सामान्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। पेड़ों की ऊँचाई यहाँ अधिक होती है। ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली और नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह मोस, काई और लाइकेन उग जाते, मतलब जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं वहां पर पेड़ न उगकर क्या उगते हैं? मोस, ग्रीन कलर के आपने देखे होंगे, और लाइकेन उग जाते हैं। ये देखिए, लाइकेन क्या होते हैं? पौधे के समान जीव हैं जो सामान्यतः चट्टानों और दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। तो ये बात क्लियर आपको समझ में आई कि जैसे आपके चट्टान, आप कोई चट्टान होगी, ऊपर कई बार पानी इकट्ठा होने के कारण इस पर यहाँ पे ग्रीन कलर मिलेगा आपको, वो आपके मॉस व लाइकेन होते हैं। चलो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ मॉस व लाइकेन। ये देखिए एक बार इमेज में, ये देखिए ग्रीन कलर के लाइकेन में, ये मॉस जैसी ये पेड़ की एक शाखा है। तो इस प्रकार इस पे ग्रीन ग्रीन कलर के जो होते हैं वो आपके लाइकेन होते हैं। तो आप नेट पे आप खुद भी देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार के ये हैं आपके मॉस या लाइकेन। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका काव्य ग्रंथ, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही है अदर सब्जेक्ट की। जो कालिदास का काव्य ग्रंथ है उसका क्या नाम था? कुमार संभव। या फिर पूछ सकता है कुमार संभव किसने के द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है का सरल हिंदी अनुवाद किया गया। मतलब कालिदास ने जो एक ग्रंथ लिखा था कुमार संभव, उसमें हिमालय की स्तुति के लिए 2 श्लोक दिए गए थे। उनका हिंदी अनुवाद उनमें क्या कहा गया हिमालय को? भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय का नाम का पर्वतों का राजा है। पर्वतों का राजा बताया गया है जो पश्चिमी से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। तो उसमें जो उसका फैलाव हिमालय का कहाँ तक दिया गया है? पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक। देखकर ऐसा लगता है कि मानव है पृथ्वी को नापने का मापदंड है। ये पहला श्लोक है। दूसरा, गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगयों की खोज में
हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकानें मिटाते हैं। मतलब यहाँ आपका हिमालय की जो जलवायु है, मौसम है, उसका इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि वो कैसी है, कि जो थके हुए हैं मतलब कि जो पर्वतवासी है, मर्गियों की खोज में घूम रहे हैं, अपनी थकानें मिटाते हैं। अब कक्षा में इन प्रश्नों पर आपको चर्चा करनी है। पश्चिमी से पूर्वी तक समुद्र से क्या तात्पर्य? चित्र 5.2 में इनकी और पर्वतों के देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं। गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? पश्चिमी से पूर्व तक, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व दिशा उसमें निर्धारित किया गया था। और उसके बाद मतलब इसका फैलाव पश्चिम से पूर्वी तक किया गया था और उसके बाद है पर्वतों देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं। आपको पता ही है भारत, अगर भारत देश का आप मानचित्र बनाएंगे तो वो आपको मिलेगा उत्तरी सीमा पर। गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि गंगा नदी हिमालय पर्वत रेंज से ही निकलती है। ये देखिए यहाँ पर रहने वाले कुछ जीव दिखाए गए हैं। पेरेग्रीन फाल्कन, हिमालयी तहर, पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, याक, आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, तेंदुआ, भालू, कुछ पहाड़ी जीव जंतु। पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं मतलब गुफाएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं भी। जो पहाड़ों में क्या होते हैं? वन है, बहती नदियां हैं, घास के मैदान भी मिलेंगे, गुफाएं भी मिलेंगी। इनमें क्या है? बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, मतलब जीवों को ये आश्रय प्रदान करते हैं। जैसे कि गोल्डन ईगल, ये सारे आपको नाम बता दिए गए, और भी बहुत से अन्य हैं। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में गंगा को क्या कहा जाता है? गैंजेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की, और सहायक नदी उसमें है जो मिलती हैं वो है यमुना और घाघरा। और जो नदियां उसमें सहायक सॉरी इसमें सहायक नदियां बताया गया है कि जो मेन नदी, जो नदियां किसी एक विशेष मेन नदी में आके मिलती हैं वो उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती है। अन्य नदियां जैसे सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। तो जो सोन नदी है वो कहाँ से निकलती है? सोन सॉरी विंध्याचल की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है, जो गंगा मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल से निकलती है। गंगा का मैदान है आपका, और इसके दक्षिण में पड़ता है आपका विंध्य, और वहां से निकलती है आपकी सोन नदी। उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका एक कृषि करने का भारत दिखा रखा है कि उत्तरी भारत में इस प्रकार से वेदिकाएं मतलब क्यारियां बनाकर हम खेती करते हैं। अब है पर्वतीय जीवन। हमने कि लोग कैसे वहां पे जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे कुछ दो डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। भूभाग भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड, की भूमि कैसी दिखाई दे रही है, वो भूभाग, भूमि का एक भाग। घाटी पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती। जैसे ये दो पहाड़ है आपके, यहाँ ये जो बीच का रास्ता है जहाँ नदियां बहती हैं, ये क्या है आपके? घाटी। चलो अब बात करते हैं पर्वतीय जीवन की। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़-खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, ये आपको पता है। इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से खेती की जा सकती है। उसने कहा कि जो भाग होते हैं उबड़-खाबड़ होते हैं या फिर ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में थोड़ा सा वह समतल मैदान मिल जाता है और वहां पे खेती की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। ये कह रहा है कि जो खेती होती है पहाड़ों पर ज्यादा तो उबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन फिर भी
जिन घाटियों में खेती की जाती है वहाँ पर ऊबड़-खाबड़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे सीढ़ीदार इस प्रकार से आपके ये बना लिए जाते हैं और यहाँ पे इसके स्टॉपेज लगा दिया जाता है ताकि पानी का बहाव तेजी से न हो। तो ये खेती की जाती है और कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है पशुपालन के परिप्रेक्ष्य में। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, जो पर्यटन है ना, चुनौतियाँ हमने जो क्वेश्चन आया था सेकंड क्वेश्चन पार्ट के स्टार्टिंग में ही, वहाँ पे था चुनौतियाँ एवं अवसर। तो जो चुनौतियाँ थी आपकी, इस पैराग्राफ में हमने चुनौतियाँ देख ली कि क्या चुनौतियाँ हैं। ऊबड़-खाबड़ होते हैं, खेती करना मुश्किल होता है, पशुपालन भी मुश्किल होता है। लेकिन अवसर क्या है? पर्यटन। पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन पर्वतों की स्वस्थ हवा, मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों का पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्राय इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। मतलब कि जैसे-जैसे बहुत सारे लोग पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो हम प्रदूषण जैसे थैली है, प्लास्टिक है, वो फेंक देते हैं, तो वहाँ का जो पर्यावरण का जो संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पे जो इसमें सही संतुलन पर्यावरण के बीच में बनाए रखना कठिन हो जाता है। ध्यान रखें कुछ बातें, बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया, तो उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 बछेंद्री पाल ने 1984 एवरेस्ट गिरिशृंग मतलब पर्वत का शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। इसके लिए उन्होंने उनको 1984 1984 में पद्मश्री और फिर 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद हमारी एक और पर्वतारोही है अरुणिमा सिन्हा, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, जो काफियों के लिए रोल मॉडल है। जब वो 22 वर्ष की थी, तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गँवा दिया था। बछेंद्री पाल से वो मिली और उन्होंने 2000 प्रशिक्षण से 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, मतलब जिनका एक पैर गँवा दिया था, उसके बाद भी उन्होंने बछेंद्री पाल से मिली, उन्होंने सीख ली, उनसे प्रशिक्षण लिया और 2013 में माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊँचा शिखर है, उस पर चढ़ाई की। तो आप सोच सकते हैं कि अरुणिमा सिन्हा की क्या हिम्मत रही होगी। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विसंग गिरिशृंग, अब देखिए, जो हमने पहले पर्वत शिखर पढ़े थे, उसमें अंटार्कटिका का नाम नहीं था। जो अंटार्कटिका का जो ये विसंग गिरिशृंग पर्वत है, ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियों पर भी चढ़ाई की उपलब्धियों के लिए 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन, अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने ज जो आपके महाद्वीप है 7 महाद्वीपों के जो सबसे ऊँचे शिखर हैं, उन पर भी चढ़ाई की और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्लियर बात यहाँ तक? चित्रों के माध्यम से 3.6 फर्स्ट 50 पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक अनुच्छेद लिखिए। यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं, फिर लोग वहां क्यों रहते हैं। तो ये देखिए, ये चुनौतियां हैं। पर्वतों पर रहने वाले लोगों के लिए क्या-क्या चुनौतियां, हम बारी-बारी देखते हैं। एक है आपका आकस्मिक बाढ़। जब बारिश होगी तो तेज रफ्तार से पानी आएगा ढलानों पे से, तो एक बाढ़ कारण होता है। एक भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड। पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना, वहां पे फिर अराजकता फैल जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और हिमस्खलन मतलब
एवलांस भी नाम दिया गया, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एवलांस क्या है? ये हिमस्खलन का ही नाम है जब बर्फ बह के चलने लगती है। भारी हिमपात, बादल फटना, ठंडा मौसम, ये सारी क्या है परेशानियाँ हैं। पर्वतीय जीवन में कई सकारात्मक पक्ष होते हैं, जैसे अब वहाँ पे ये आपने कठिनाइयाँ पढ़ ली, क्या-क्या कठिनाइयाँ हो सकती है अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है किसी परीक्षा में, तो सब्जेक्टिव के तौर पे, तो इन्हें सभी समस्याओं का हमें संक्षेप में वर्णन करना होगा। उसके बाद फिर वहाँ पे रहते क्यों हैं? पर्वतीय जीवन में कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य आदि। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियाँ भी सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ को चित्रों में दर्शाया गया है और जो सकारात्मक पक्ष हैं, वो आपके दिए गए हैं ये। शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य, ये इसके हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो पर्यटन है, इनकम है मेन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसके सकारात्मक पक्ष हैं, इसके कारण लोग यहाँ पर रहते हैं। अवसर और चुनौतियाँ दोनों यहाँ पे इसकी कंप्लीट होती है पर्वत की। अब ये देखिए, विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। कि बहुत से समुदाय हैं जो पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एवरेस्ट गिरिशृंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,849। अब देखिए, आपको पीछे एक वर्ड आया था उन्नयन, उन्नयन व अपर्दन। अपर्दन होता है कटाव और उन्नयन होता है ऊंचाई का बढ़ना। तो पहले जो किताबें थी उसमें जो इसकी ऊंचाई आती थी 8,848, ठीक है? लेकिन अब ये बढ़कर हो चुकी है 8,849। क्लियर है? उन्नयन के कारण। और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बत के लोग इस शिखर को कहते हैं चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माता कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बोन, बोन क्या है? तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है। केनुआई पवित्र मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ-साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जाती है। मतलब कि पर्वतों को दैवीय रूप माना जाता है, उनको पूजा जाता है, भगवान माना जाता है। और कुछ के उदाहरण दिए, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो तिब्बत के लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, नेपाल के सागर माता कहते हैं, और तिब्बत के जो है कैलाश पर्वत, इसी पर सॉरी तिब्बत में क्या है? कैलाश पर्वत भी है, जिसको आपको भारत के बारे में तो पता होगा कि कैलाश पर्वत की भारत देश में कितनी मान्यता है। तो उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पठार। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं इस क्लास में। पर्वत का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर एक बार वही लाइन रिपीट कि अगर आपको कोई भी समस्या है या फिर आपका कोई सजेशन है, आपको क्लास कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।